हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 10th के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र देख रहे थे उस पर डिस्कशन कर रहे थे। उसके अध्याय 1 जो विकास है उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज अर्थशास्त्र के दूसरी लेसन जिसका नाम होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, यह अध्याय 2 है और इसी पर हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। तो नंबर 1 की यह परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसकी बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इस लेसन से लगभग 5 से 6 नंबर का काम होता है। 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक बहुविकल्पी का प्रश्न लगभग इस लेसन से शामिल किया जाता है और या तो इसके अंतर्गत एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बना दिया जाता है या फिर एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना दिया जाता है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो यह लेसन बहुत ही सिंपल है, केवल समझने की आवश्यकता है। आप जितने बेहतर तरीके से आप डिस्कशन को सुनते हैं उतने ही बेहतर तरीके से यह लेसन आपका तैयार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। इस लेसन के अंतर्गत ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, लेकिन आगे के अगर क्लासों में देखा जाता है तो इस लेसन को ही आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रक कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रक कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 शब्द हैं, आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रक। तो प्रश्न उठता है कि आर्थिक गतिविधियों का तात्पर्य क्या है, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। तो हम लोग पहले इसी को डिफाइन करते हैं। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की गतिविधियों को हम लोग आर्थिक गतिविधियां कहेंगे। तो वे गतिविधियां जिनसे कोई आय या आमदनी प्राप्त होता है उसे हम लोग आर्थिक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। यानी कि वे गतिविधियां जिनसे आय या आमदनी प्राप्त होता है उसे आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। अब यहां पर आय और आमदनी यानी वे गतिविधियां जिनसे आय और आमदनी प्राप्त होता है उसे ही हम लोग आर्थिक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। जिन गतिविधियों से आय या आमदनी प्राप्त नहीं होता है, आय का मतलब होता है कि कुछ मुद्रा प्राप्त होता हो, मुद्रा यानी रुपया पैसा प्राप्त होता हो, आय यानी मुद्रा रुपया पैसा अगर प्राप्त होता है तो उसी प्रकार की गतिविधियों को हम लोग आर्थिक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। शेष जितनी गतिविधियां हैं या कहें नकारात्मक शब्दों में कहें कि जिन गतिविधियों से हमें आय या आमदनी प्राप्त नहीं होता है वैसी गतिविधियों को हम लोग आर्थिक गतिविधियां नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपना पेट या कहें कि अपना पेट भरने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करता है जिससे कि आमदनी प्राप्त हो सके, और उसी कार्य जिससे उसे आमदनी प्राप्त होता है या आय प्राप्त होता है उन्हीं गतिविधियों को हम लोग आर्थिक गतिविधियों के नाम से जानते हैं।
इस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत दो प्रकार के कार्य होते हैं। अगर नंबर 1 की बात करें तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन। या दूसरे की बात करें तो दूसरा सेवा, यानी जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वह आर्थिक गतिविधियां दो प्रकार के कार्य करेंगे, या तो वस्तुओं का उत्पादन करेगी या फिर सेवा सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां है उसके अंतर्गत दो प्रकार के कार्य हो रहा है। वस्तुओं का उत्पादन, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को बाजार में बेच करके उससे आय या आमदनी प्राप्त करते हैं। तो यह भी क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सेवा उपलब्ध कराते हैं। जैसे अगर नाई की बात किया जाए, धोबी की बात किया जाए, मोची की बात किया जाए, वकील की बात किया जाए, डॉक्टर की बात किया जाए, इंजीनियर्स की बात किया जाए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना सेवा बेचते हैं और जिसके माध्यम से वे लोग क्या प्राप्त करते हैं, आय और आमदनी प्राप्त करते हैं। और इस तरह से वह जो गतिविधियां हैं, वह सेवा जो है वह क्या हो जाती है, आर्थिक गतिविधियां हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे गतिविधियां जिनसे लोगों को आय या आमदनी प्राप्त होता है, ऐसी गतिविधियों को हम लोग आर्थिक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो भाई मनुष्य देख रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत विविध प्रकार के कार्य हो रहे हैं, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। वस्तुओं के उत्पादन की बात किया जाए, चाहे सेवाओं की बात किया जाए। अगर एक रोड पर बैठ करके खोमचा बनाने वाला, पंखा बनाने वाला, या एक कुंभकार जो घड़े का निर्माण कर रहा है, वह भी क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो उसी तरह से अगर ग्रामीण सेक्टर में जो नाई है, धोबी है, मोची हैं, ये जो सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, या फिर वकील की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तमाम तरह के जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उन आर्थिक गतिविधियों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो कुछ इसके लिए मापदंड निर्धारित किया गया है और उसी मापदंडों के आधार पर कुछ भागों में, कुछ निश्चित समूहों में बांटा गया है, निश्चित वर्गों में इन्हें बांटा गया है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रक कहते हैं। यानी अगर क्षेत्रक को परिभाषित करना हो या ये बताना हो कि क्षेत्रक किसे कहते हैं, कि या आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रक किसे कहा जाता है, तो इसका अर्थ है कि आय या आमदनी के लिए किए जा रहे उत्पादन, किए जा रहे वस्तुओं का उत्पादन या सेवा को विविध मापदंडों के आधार पर, या विविध नहीं, निर्धारित मापदंडों के आधार पर, निर्धारित मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। और इसी आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकृत समूह को क्षेत्रक कहा जाता है। समूह को क्षेत्रक
कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? यानी हम जो आय या आमदनी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, विविध प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी निश्चित मापदंड के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है और वही वर्गीकृत जो समूह होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहते हैं। क्षेत्रक कहते हैं, या फिर इसे ही हम लोग आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रक कहा जाता है। स्पष्ट हो गया कि आर्थिक गतिविधियां क्या कहलाती हैं तथा आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक किसे हम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत में अगर बात करें तो भारत में आर्थिक गतिविधियों को के क्षेत्रों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, कैसे इसको किन समूह आधारों पर इसे समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को किस आधार पर क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया गया है। अगर नंबर 1 की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक गतिविधियों को विविध आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। और अगर हम आधार की बात करें कि किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है तो वह 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 की बात करें तो रोजगार की परिस्थितियों तथा सेवा शर्तों के आधार पर। और नंबर 3 ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं और किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है तो इन्हें निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है तो रोजगार की परिस्थितियों तथा सेवा शर्तों के आधार पर किया गया है। और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है परिसंपत्ति के स्वामित्व के आधार पर। इन्हीं 3 आधारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग जब यह जान लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अगर नंबर 1 की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर। अगर नंबर 2 की बात करें तो रोजगार की परिस्थितियों तथा सेवा शर्तों के आधार पर। अगर नंबर 3 की बात करें तो परिसंपत्ति के स्वामित्व के आधार पर। इन 3 भागों में 3 आधारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग यह देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को कैसे वर्गीकृत किया गया है। हम बारी बारी से एक एक को देखते हैं। तो नंबर 1 जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के निर्धारण का आधार है वह है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर।
आधार पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर नंबर 1 की बात किया जाए तो प्राथमिक, इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नाम प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक। लेकिन इन क्षेत्रकों को अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि प्राथमिक क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक ही कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से द्वितीयक क्षेत्रक को हम लोग विनिर्माण क्षेत्रक, या औद्योगिक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से अगर तृतीय क्षेत्रक की बात किया जाए तो जो तृतीय क्षेत्रक है उसे हम लोग सेवा क्षेत्रक के भी नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग को देखना है कि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत किन आर्थिक गतिविधियों को रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत किन आर्थिक गतिविधियों को रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को देखना है कि तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत किन आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उन सारी गतिविधियों को रखा गया है जिसके अंतर्गत प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित किया जाता है उस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। यानी प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है और तथा इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, उदाहरण इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को माइंड में रखकर चलिएगा कि इससे जो बहुविकल्पी के प्रश्न बनाता है, बहुविकल्पी के प्रश्न मैक्सिमम टाइम इसके उदाहरण से बनाता है। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत जो बहुविकल्पी का प्रश्न बनाता है वह मैक्सिमम टाइम 2 क्षेत्रकों से बनाता है, प्राथमिक क्षेत्रक से बनाता है तथा तृतीय क्षेत्रक से बनाता है। द्वितीय क्षेत्रक से बहुविकल्पी के प्रश्न मैक्सिमम टाइम नहीं बनता है। तो इसके उदाहरण को आप लोग अपने माइंड में रखने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्रक की बात किया जाए तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन का मतलब होता है मुर्गा पालन, और लास्ट है वानिकी। यानी जो वनों से हमें जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं उसे हम लोग वानिकी के नाम से जानते हैं। और इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो बहुविकल्पी के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है मैक्सिमम टाइम खनन से क्वेश्चन बनाता है तथा वानिकी से बनाता है। यद्यपि कभी कभी मत्स्य पालन तथा पशुपालन से भी बना देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उन आर्थिक गतिविधियों को रखा गया है जिन गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग करके वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, लेकिन संपूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उसे संपूर्णतः नहीं
बल्कि प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कृषि कार्य की बात किया जाए तो कृषि कार्य के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, भूमि, जल, वायु तथा सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके हम लोग वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। इसे प्राथमिक क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है कि इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कृषि से उत्पादन होता है, यानी कृषि के अंतर्गत देखा जाता है कि मैक्सिमम क्या किया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संपूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों का से ही काम नहीं चलता है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप में इन संसाधनों का हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से इन संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि संपूर्ण रूप से अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि कृषि है तो कृषि कार्य के लिए तमाम तरह के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्षतः संपूर्णतः नहीं प्रयोग करके इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम कहें कि जैसे कि खनन की बात करें, खनन, तो खनन क्या है, जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन वह क्या है, वह प्राकृतिक संसाधन है और इस संसाधन का हम क्या करते हैं, खनन करते हैं। तो यह खनन करते हैं और यही कारण है कि यह भी किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी हम स्पष्ट कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक उन क्षेत्रक को कहा जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्षतः संपूर्णतः नहीं प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत जल, भूमि, वायु तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता के द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसे प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं से द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है या संपादित होती है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्रक को हम लोग विनिर्माण क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग करके जो भी उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादन को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा, विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य वस्तुओं में उसका रूप परिवर्तन किया जाता है, यानी अन्य वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है और यही कारण है कि इसे विनिर्माण क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को किसी दूसरे वस्तु के रूप में उत्पादित किया जाता है। यहां पर वस्तुओं का उत्पादन किस पर निर्भर है, वह प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कपास का उत्पादन करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास का उत्पादन जब हम करते हैं तो कपास से हम जानते हैं कि रेशे तैयार किए जाते हैं, रेशे से धागा तैयार किया जाता है, धागा से उसे क्या किया जाता है, धागा से कपड़ा तैयार किया जाता है। तब हम क्या करते हैं, वस्त्र के रूप में इसको धारण करते हैं। हम कपास को डायरेक्ट नहीं पहन सकते हैं। अब यहाँ पर कपास का जो प्रोडक्शन हो रहा है वह कृषि के अंतर्गत जाएगा, लेकिन उससे जो सूत काटने की प्रक्रिया है, जो सूत काटने की प्रक्रिया है, चाहे उसे धागा बनाने की प्रक्रिया है, चाहे उसे कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है, यह सब क्या है, यह सब द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। यानी कि इसे विनिर्माण क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। इसमें यानी द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत तकनीक का प्रयोग करके वस्तुओं को किसी दूसरे वस्तु के रूप में उत्पादित किया जाता है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, सूत काटना, तकनीक का प्रयोग किया गया, धागा काटना, सूत से धागा बनाना, वह भी क्या किया गया, वह भी तकनीक का प्रयोग किया गया और तकनीक का प्रयोग करके उससे क्या बनाया गया, कपड़ा बनाया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरे उदाहरण के अंतर्गत अगर कृषि क्षेत्र से जो गेहूं प्राप्त होता है, गेहूं प्राप्त होता है, तो गेहूं तो मिल गया,
अब इससे यह द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत क्या होगा, क्योंकि यह विनिर्माण क्षेत्रक है, इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को किसी दूसरे वस्तु के रूप में उत्पादित किया जाता है। अब यहां पर क्या है, गेहूं है, गेहूं से क्या बनेगा, आटा बनेगा। आटा से क्या बनेगा, आटा से तमाम तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, चाहे बिस्किट की बात किया जाए, चाहे पाव रोटी की बात किया जाए, चाहे अन्य जो भी चीजें हम बना सकते हैं, वह क्या होता है, वह द्वितीय क्षेत्रक की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत रखा गया है। तो गेहूं का जो प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है, वह प्राथमिक क्षेत्रक है, लेकिन गेहूं से ही बनने वाला आटा, बिस्किट, पाव रोटी, यह किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जाता है, तो यह द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, क्रमशः संवर्धित प्रणाली पाई जाती है, यानी क्रमशः उस वस्तु का, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तु का संवर्धन किया जाता है। संवर्धन किस रूप में किया जा रहा है, देखिए हमने कपास का उदाहरण उठाया था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कपास का उत्पादन किया जाता है और उससे देखिए क्रमशः कैसे संवर्धित वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि उससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, रेशे से सूत बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है तथा धागे की से कपड़ा बनाया जाता है। और इस तरह से क्रमिक संवर्धन के आधार पर इस क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यह है द्वितीय क्षेत्रक। अगर हम तृतीय क्षेत्रक की बात करें तो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत चाहे द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, उस उत्पादन को करने के लिए सेवा उपलब्ध कराया जाता है और यही कारण है कि इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हम कह रहे हैं कि कृषि कार्य को करने के लिए तमाम तरह की सेवाओं की आवश्यकता होगी। ठीक उसी प्रकार से कहें कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होगा, तभी क्या होगा, उसके उत्पाद बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अभी हमने एक उदाहरण उठाया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है, कपास से धागे का निर्माण किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो यह क्या हो रहा है, यह आर्थिक गतिविधियां विभिन्न स्थलों पर हो रहा है, यानी कि खेतों में कपास का उत्पादन हो रहा है और खेतों से उसे कारखानों में लाया जा रहा है, कारखाने में लाकर के इससे धागा और कपड़ा बनाया जा रहा है और उससे वह कपड़े को कहां ले जाया जाएगा, अंतिम रूप से बेचने के लिए बाजार में ले जाया जाएगा। तो यहां पर भी परिवहन की आवश्यकता होगा, यानी जहां पर कपास का उत्पादन हो रहा है वहीं पर कारखाना तो होगा नहीं, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी। और यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को परिवहित करके कहां लाया जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक में लाया जाएगा और द्वितीय क्षेत्रक से उत्पादित वस्तुओं को परिवहित करके, यानी कि परिवहन करके उसे बाजार में बिक्री हेतु ले जाया जाएगा। और इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी। यह क्या है, यह सेवा क्षेत्रक है और सेवा क्षेत्रक, परिवहन क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार से संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था भी क्या है, तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से बैंकिंग की बात किया जाए, बैंकिंग की बात किया जाए, बीमा की बात किया जाए, बीमा, डाक व्यवस्था की बात किया जाए, व्यापार की बात किया जाए, ये सब क्या हैं, यह सेवा क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं। अब यह क्या करते हैं, आपको प्रश्न हो सकता है कि यह बैंकिंग और बीमा को इसके अंतर्गत क्यों रखा गया है। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए भी इस पर डिस्कशन कर रहा हूं कि तृतीय क्षेत्रक से बहुविकल्पी के यदि प्रश्न बनाता है तो जो भी प्रश्न उदाहरण के रूप में जो यहाँ दिया गया है कि बैंकिंग और बीमा, संचार व्यवस्था और परिवहन, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बैंकिंग को क्यों इस सेवा क्षेत्रक में लाया गया है कि प्राथमिक क्षेत्रक हो चाहे द्वितीय क्षेत्रक हो, उसमें जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसके उत्पादन के लिए, अभी हमने बताया ना कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्षतः संपूर्णतः नहीं, क्योंकि उत्पादन के लिए अन्य
संसाधनों की आवश्यकता होगा। जैसे अगर हम मुद्रा की बात करें, मुद्रा, तो मुद्रा कौन उपलब्ध कराएगा? तो बैंक उपलब्ध कराएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने कहा कि जो गेहूं का प्रोडक्शन हम हो रहा है, तो गेहूं से क्या चीज बन रहा है? आटा बन रहा है। आटे से क्या बन रहा है? बिस्किट बन रहा है, चाहे पाव रोटी बन रहा है। अब उसके लिए भी किस चीज की आवश्यकता होगी? मुद्रा की आवश्यकता होगी, यानी रुपया पैसे की आवश्यकता होगी। और यह मुद्रा, यह रुपया पैसा कौन उपलब्ध कराएगा? तो बैंक उपलब्ध कराएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बीमा की बात करें तो कह रहा है कि बीमा कैसे सेवा करता है? तो तमाम तरह की जो प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हों, चाहे द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हों, इसमें प्राकृतिक आपदा का जोखिम होता है। और प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उनको क्या किया जाता है? सिक्योर्ड किया जाता है, बीमा किया जाता है। और बीमा क्या करता है? वह जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान का क्षतिपूर्ति करता है, क्षतिपूर्ति करता है। और इस तरह से बीमा भी क्या कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के लिए सेवा उपलब्ध करा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत एक पर्यटन भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक तथा तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्षतः, संपूर्णतः नहीं, प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी प्राकृतिक संसाधन, यदि भूमि की बात की जाए, जल की बात की जाए, वायु की बात की जाए, सूर्य के प्रकाश की बात किया जाए, इन सब वस्तुओं को इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन तथा वानिकी इसके अंतर्गत शामिल है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं से क्या किया जाता है? विनिर्माण प्रणाली के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत तकनीक का प्रयोग करके वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन घर पर या कारखाने, फैक्ट्री के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उनसे आर्थिक गतिविधियों को रखा गया है जो कि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के लिए सेवा उपलब्ध कराता है। हाँ, यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि कुछ सेवाएं सार्वजनिक किस्म का होता है, सार्वजनिक किस्म का होता है। ये इसमें बहुत से लोग लगे होते हैं, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत किस्म के होते हैं। अभी हमने आर्थिक गतिविधियों को समझा रहे थे तो उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जैसे नाई की बात किया जाए, धोबी की बात किया जाए, चाहे मूची की बात किया जाए, वकील की बात किया जाए, डॉक्टर की बात किया जाए, शिक्षक की बात किया जाए, इंजीनियर्स की बात किया जाए, ये लोग क्या करते हैं? ये सेवा बेचते हैं। और ये लोग जो सेवा बेच रहे हैं वह सेवा किस किस्म का होता है? तो वह सेवा व्यक्तिगत किस्म का होता है, व्यक्तिगत किस्म का होता है। और ये लोग भी क्या कर रहे हैं? सेवा बेच रहे हैं। जैसे एक ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, कोई भी ब्यूटिशियन है जो ब्यूटी पार्लर खोल करके बैठी है, वह क्या बेच रही है? अपना हुनर बेच रही है, अपना गुण बेच रही है, वह सजाने का काम कर रही है। और इस प्रकार से वह, उसकी जो सेवा है वह किस श्रेणी में जाएगा? तो वह व्यक्तिगत सेवा के क्षेत्र में जाएगा, यानी वह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा। तो इस तरह से यह इस आधार प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। अब दूसरा आधार को हम लोग देखते हैं। दूसरे आधार को दूसरा आधार क्या है? स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रहे, इससे कभी कभी लघु उत्तरी का क्वेश्चन बनता है और कभी कभी दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसके अंतर्गत कभी कभी देखा गया है कि अंतर पूछता है, यानी स्वामित्व के आधार पर जो
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण किया गया है वह दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, तथा नंबर 2 है निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। और क्या करता है कि कभी कभी प्रश्न करता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां से अंतर भी जानने का प्रयास कीजिएगा, अंतर भी जानने का प्रयास कीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्रक उस क्षेत्रक को कहा जाता है जिसमें परिसंपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होता है। यानी इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां होती हैं उसका कौन स्वामी होता है? तो सरकार स्वामी होता है, सरकार स्वामी होती है, स्वामी होती हैं। तथा सेवाएं उपलब्ध कराने का अधिकार किसके पास होता है? सरकार के पास होती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसे प्रबंधन तथा नियंत्रण का अधिकार भी किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो परिसंपत्ति का स्वामित्व होता है वह परिसंपत्ति का स्वामित्व एकल व्यक्ति के पास होता है। शब्द इस्तेमाल किया है एकल व्यक्ति, यानी कोई एक निजी व्यक्ति हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है, कंपनी हो। अब देखिए यहां पर अंतर भी स्पष्ट हो रहा है और उसके विषय में हम लोग कुछ जान भी रहे हैं। क्या अंतर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत परिसंपत्ति का स्वामी सरकार होती है जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत परिसंपत्ति का स्वामी कोई एकल व्यक्ति या कंपनी होती है। अगर हम द्वितीय की बात करें तो इसके अंतर्गत यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो सरकार के पास होता है। लेकिन निजी क्षेत्र के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो एकल व्यक्ति या कंपनी के पास होता है। अब भाई जिसके पास स्वामित्व है वही तो क्या करेगा? सेवा उपलब्ध कराएगा, चाहे उसके आर्थिक गतिविधियों के संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वह निजी व्यक्ति ही देखेगा। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है उसके लिए प्रबंधन तथा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो वह सरकार के हाथ में होता है। लेकिन अगर निजी क्षेत्र की बात किया जाए तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत यदि कार्यों के संचालन और प्रबंधन की बात किया जाए तो वह एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। इसके अंतर्गत अगर उदाहरण की बात किया जाए तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत तमाम तरह के जो आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं वह क्या है? वह निजी क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर उदाहरण की रूप में उठाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, यह तमाम तरह बहुत ज्यादा नाम हो सकता है इसके अंतर्गत। अगर हम कहें कि सार्वजनिक क्षेत्र का गठन किस आधार पर किया गया है, कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं, इसका पहले उद्देश्य देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है तथा निजी क्षेत्र के उद्देश्य में क्या अंतर है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? उसे लोगों के कल्याण करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ कमाना। जबकि अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वह लोगों के कल्याण के लिए होता है। उसमें जो आर्थिक अगर लाभ की बात किया जाए तो सरकार आर्थिक लाभ के लिए उन कार्यों को या उन उत्पादों को, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है।
इसके अंतर्गत मुख्यतः लोक कल्याण या लोगों के कल्याण निहित होता है। तो इस तरह से अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात कीजिए तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वह लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है, उससे लाभ से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत जो भी लागत मूल्य होता है वह लागत मूल्य किससे वसूल किया जाता है, वह कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। अब आप कहेंगे ना कि अगर सरकार इन वस्तुओं को लोगों के कल्याण के लिए उत्पादित कर रही है तो फिर इसके अंतर्गत मुद्रा की व्यवस्था कहां से होती है, क्योंकि उत्पादन के लिए क्या चीज आवश्यक है, उत्पादन के लिए मुद्रा की आवश्यकता होता है, क्योंकि मुद्रा भी क्या है, संसाधन है, मुद्रा के बिना उत्पादन कार्य नहीं हो सकते हैं। तो फिर यह लोगों के कल्याण के लिए है, तो यह मुद्रा की व्यवस्था कहां से करता है, तो मुद्रा की व्यवस्था यानी रुपया की व्यवस्था कहां से करता है, तो लोगों से करों के माध्यम से वह टैक्स वसूलता है और टैक्स के माध्यम से इसके अंतर्गत क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, यह अंतर के अंतर्गत नहीं है बल्कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार ही कर सकती है, निजी क्षेत्र नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए तो अगर बिजली उत्पादन की बात किया जाए तो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा के उत्पादन में जितना लागत लगता है तो निजी क्षेत्र का अभी हमने क्या बताया, उद्देश्य क्या बताया, आर्थिक लाभ कमाना। और ऊर्जा के उत्पादन में यदि जितना लागत मूल्य है उसी लागत मूल्य में औद्योगिक क्षेत्र को यदि बिजली की सप्लाई किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और इस तरह से उपभोक्ता को के लिए वह वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बहुत ही महंगी हो जाएंगी, कॉस्टली हो जाएंगी। उसी तरह से अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे सड़कों का निर्माण की बात किया जाए, पुलों की निर्माण की बात किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात किया जाए, चाहे शिक्षा संस्थाओं की बात किया जाए, डाक व्यवस्था की बात किया जाए, यह तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि अगर निजी क्षेत्र के द्वारा इस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां किया जाता है तो उसके लिए लागत जो मूल्य है, लागत मूल्य कंपनी क्या करेगी, कंपनी यह जो स्वामित्व के अधीन है, कंपनी क्या करेगी, अपने आर्थिक लाभांश को बनाए रखने के लिए लागत मूल्य पर से ज्यादा मूल्य वसूलने का प्रयास करेगी और यही कारण है कि यह क्या हो जाएगा, उपभोक्ता के लिए बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या अंतर है तथा इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोगों ने देखे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र का जो वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर है और स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सार्वजनिक तथा एकल। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, तीसरा आधार जो है, तीसरा आधार भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इससे भी क्या करता है, दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी विशेषताएं पूछता है और कभी कभी ये पूछ देता है कि दोनों में अंतर बताइए। तो नियोजन, तीसरा क्या आधार था, नियोजन, नियोजन में नहीं, रोजगार, रोजगार की परिस्थितियों तथा सेवा शर्तों के आधार पर अब यहां पर देखिए, रोजगार की परिस्थितियां तथा सेवा क्षेत्रों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 संगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक तथा नंबर 2 की बात करें तो असंगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने कहा कि दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 यह क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
को रोजगार की परिस्थितियों तथा सेवा शर्तों के आधार पर किन भागों में वर्गीकृत किया गया है? किन भागों में या किन क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया गया है? ये नंबर 1 क्वेश्चन पूछता है। अगर दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है तो इससे क्वेश्चन पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2, कभी कभी यह क्या करता है कि यह पूछ देता है कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से इसको तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक कौन से क्षेत्रक हैं? तो संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा पंजीकृत आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसे हम लोग संगठित क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। कुछ निजी व्यक्ति भी क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियां करते हैं, और वह क्या करते हैं? सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं, और वैसी आर्थिक गतिविधियां भी क्या होती हैं? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जाती हैं। अगर इसके दूसरी विशेषता की दूसरी खासियत की बात करें, संगठित क्षेत्र की दूसरी खासियत की बात करें, तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के द्वारा जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वह संगठित क्षेत्र पर लागू होता है। तो यहां पर अंतर भी स्पष्ट करते चलते हैं, क्योंकि अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा तथा इससे जो भी इसकी विशेषताएं हैं संगठित क्षेत्र का तथा असंगठित क्षेत्र का, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के द्वारा, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के द्वारा पंजीकृत आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। या कभी कभी क्या करता है, कोई निजी व्यक्ति भी अपने आप को सरकार के समक्ष पंजीकृत करा लेता है, और वह भी क्या होती है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जाती हैं। लेकिन अगर असंगठित क्षेत्र की बात किया जाए तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? सरकार के द्वारा यह क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियां पंजीकृत नहीं होते हैं। पंजीकृत कभी कभी हो भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम या अधिकतर असंगठित क्षेत्र ऐसे आर्थिक गतिविधियों से बनता है जो कि आर्थिक गतिविधियां सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। अगर नंबर 2 की बात किया जाए तो सरकार के द्वारा जो भी कानून या विनिमय बनाया जाता है उसे लागू किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए जितने भी कानून और विनिमय हैं वस्तुतः लागू होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो भी कानून या विनिमय का निर्माण सरकार करती है वह केवल और केवल संगठित क्षेत्र के लिए करती है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रकों के लिए करती हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र क्या करते हैं कि सरकार द्वारा जो नियम, जो कानून, जो विनिमय बनाए जाते हैं वह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? उसको पालन नहीं किया जाता है। उसका क्या कर दिया जाता है? उसको लागू नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी क्या कर दिया जाता है? अवहेलना कर दिया जाता है। अगर इस कानूनों की बात करें तो कुछ कानून का उदाहरण है, जैसे कारखाना अधिनियम की बात करें, चाहे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करें, चाहे दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की बात करें, यह तमाम तरह के अधिनियम सरकार के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यह किस क्षेत्र में लागू होता है? वह
यह संगठित क्षेत्रक में लागू होता है। असंगठित क्षेत्रक में लोग क्या करते हैं, लागू होता है लेकिन उसकी अवहेलना कर देते हैं। अगर तीसरे की बात करें तो संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है। सेवा सुरक्षा व कार्य अवधि सुनिश्चित होता है। सेवा सुरक्षा का अर्थ यह है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत मनमाने तरीके से उसे यानी कि कर्मचारी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है। संगठित क्षेत्र में सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है। लेकिन अगर असंगठित क्षेत्र की बात किया जाए तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत वह निजी व्यक्ति या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत होता क्या है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो नियोक्ता होता है वह नियोक्ता के पसंद के ऊपर निर्भर करता है, और वह यदि वह चाहें, जब तक चाहें तब तक से वह सेवा में रखता है और जब चाहता है उसे सेवा से बाहर निकाल देता है। और यही कारण है कि संगठित क्षेत्र में सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में सेवा सुरक्षा उपलब्ध नहीं होता है। उसी तरह से कार्य अवधि सुनिश्चित होती है। इसके अंतर्गत यानी कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य करने का अवधि है, समय है, घंटा है, वह क्या होता है, वह निश्चित होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य अवधि निश्चित नहीं होता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य की अवधि होती है, कार्य की अवधि से ज्यादा काम करने के बाद उसे अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिरिक्त कार्य होता है उसके लिए कोई वेतन के रूप में भुगतान नहीं किया जाता है। अगर इसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सवेतन अवकाश काल में वेतन, स्वास्थ्य के लिए अवकाश, भविष्य निधि आदि का लाभ दिया जाता है। यानी संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उसके नियोक्ता के द्वारा उसे सवेतन अवकाश का मतलब क्या है कि वेतन के साथ अवकाश। जबकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत होता क्या है कि जब आप अवकाश पर होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। तो इस तरह से संगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह से अगर अवकाश काल में भुगतान की बात, वेतन की बात करें या अवकाश काल में भुगतान की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नो वर्क नो पेमेंट का सिस्टम लागू होता है। यानी कि वहां पर कार्य करेंगे तभी आपको भुगतान मिलेगा, अगर कार्य नहीं करते हैं, अवकाश पर होते हैं तो आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। जबकि संगठित क्षेत्र में क्या होता है, अवकाश काल के दौरान भी भुगतान किया जाता है। तो यह भी अंतर है। स्वास्थ्य के लिए अवकाश, वहां पर अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए अवकाश की सुविधा उपलब्ध होता है। जैसे अगर महिला कर्मचारियों की बात करें तो महिला कर्मचारियों को क्या किया जाता है, महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिया जाता है। तो महिलाएं जब गर्भावस्था के दौरान होती हैं तो उन्हें प्रसूति अवकाश दिया जाता है, और प्रसूति अवकाश के दौरान कौन सा नियम लागू होता है, तो अवकाश काल में भुगतान का नियम लागू होता है। लेकिन अगर असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत तो स्वास्थ्य के लिए कोई भी
स्वास्थ्य के लिए कोई भी अवकाश सुविधा उपलब्ध नहीं होता है तथा महिलाओं को अगर प्रसूति अवकाश की बात किया जाए तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। नियोक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नियोक्ता जब कर्मचारी कार्यों से निवृत्त होता है या कहें कि सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन का प्रावधान होता है, पेंशन का प्रावधान होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की पेंशन की व्यवस्था नहीं होती है। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो पेयजल की बात करें, पेयजल की बात करें या जो नियोक्ता क्या करता है कि कर्मचारियों के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ फंड वितरित करता है या उनकी देखभाल के लिए जैसे शिक्षा की व्यवस्था करता है या स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है या मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए चाहे उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता हो, चाहे शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराता हो। तो इस प्रकार से क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर है। यही अंतर यही इसकी विशेषता है और यही इसके अंतर है। हाँ, यह कह सकते हैं कि जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है, अभी हमने बताया कि सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है, तो सेवा सुरक्षा उपलब्ध होता है तो एक बार कर्मचारी काम करना प्रारंभ कर देता है तो उसको काम से नहीं निकाला जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जब उत्पादन का मौसम होता है उस समय कर्मचारियों को तो काम पर रखा जाता है, लेकिन उत्पादन की जब आवश्यकता नहीं होती है तो कर्मचारियों को क्या कर दिया जाता है, सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है, सेवा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत अंतर है। तथा इस तरह से हम लोग को क्या देखना है कि आर्थिक गतिविधियों में क्या हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, नंबर 1। इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि दो चीजें कि आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियों से सेवा या वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो यह किसका योगदान भारत की जीडीपी में सर्वाधिक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही गतिविधियों से, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाए, चाहे द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाए, चाहे तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाए, तीनों ही क्षेत्र की गतिविधियों के द्वारा वस्तु या सेवा के रूप में जो भी उत्पादन हो रहा है और उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, जीडीपी की गणना किया जाता है। क्योंकि जीडीपी क्या है, वह अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी के अंतर्गत शामिल होता है। हम लोग जानते हैं विकास के लेसन, जो हम लोग विकास का लेसन अध्याय 1 पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जीडीपी को हम लोग जानते हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो प्राथमिक क्षेत्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक तथा तृतीय क्षेत्रक, ये हमारे प्राकृतिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक हैं। इसके अंतर्गत जो तीनों गतिविधियां, तीनों प्रकार के जो क्षेत्रक हैं, तीनों प्रकार के क्षेत्रकों में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है,
कि कैसे परिवर्तन हो रहा है और इनका जीडीपी में किसका सर्वाधिक योगदान है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मैक्सिमम लोग कहाँ काम करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान क्या है, इसका जीडीपी में योगदान सर्वाधिक नहीं है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से लोग पलायन कर गए और पलायन करके किन क्षेत्रों में गए, या तो द्वितीय क्षेत्र में गए या तो तृतीय क्षेत्र में गए। तो प्राचीन काल में जो परंपरागत कृषि होता था और परंपरागत कृषि के साथ ही लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र में जुड़े हुए थे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में थे, और उसका योगदान यानी कि जीडीपी में इसका योगदान क्या था, सर्वाधिक था। लेकिन जब विनिर्माण क्षेत्र का विकास हुआ, विनिर्माण क्षेत्र यानी कहने का अर्थ है कि विनिर्माण क्षेत्र पहले भी था लेकिन उतना विकास नहीं हुआ था। यही कारण है कि इसमें न तो रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध थे और ना ही इसका जीडीपी में योगदान सर्वाधिक था। लेकिन औद्योगिकरण के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र का यानी कि द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ और विकास होने के साथ ही ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो गया, घट गया तथा द्वितीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक हो गया। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र में भी विकास हुआ, द्वितीय क्षेत्र में भी विकास हुआ और प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र में विकास होने के साथ ही क्या हो रहा है, एक तृतीय क्षेत्र जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र का विकास सर्वाधिक तेजी से विकास हो रहा है। और यही कारण है कि आज अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत की जीडीपी में अगर सर्वाधिक योगदान की बात करें तो सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान है। ध्यान रखिएगा, यहां से एक बहुविकल्पी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो वह कौन सा क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र, या इसको हम लोग सहायक सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो आज अगर भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान की बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र की है। इसके साथ एक और चीज पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यह जीडीपी की गणना किया कैसे जाता है। क्या सभी प्रकार की जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं या सेवा सबकी गणना किया जाता है, तो नहीं, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य की गणना किया जाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य की गणना किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे भी बहुविकल्पी के एक प्रश्न बनता है कि जीडीपी की गणना वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित होता है, सेवाओं के उत्पादन पर आधारित होता है, या वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर आधारित होता है, या उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य पर आधारित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य पर आधारित होता है, क्योंकि इसकी गणना जो किया जाता है उसके यानी कि वस्तुओं के तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य की गणना करके ही जीडीपी की गणना किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण है कि गेहूं का प्रोडक्शन जो हो रहा है, यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, उससे आटा तथा बिस्किट का निर्माण हो रहा है, यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं तथा इनको बाजार में उपलब्ध कराने का काम कौन कर रहा है, व्यापारी कर रहे हैं, यानी व्यापार के द्वारा, परिवहन के द्वारा, और इनकी सहायता के लिए संचार व्यवस्था है, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं बनी हुई हैं। तो इसके अंतर्गत जो गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है उसके मूल्य की गणना जीडीपी में नहीं किया जाता है। यह जो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना भी जीडीपी में नहीं किया जाता है, यानी कि दोनों की गणना नहीं किया जाता है। प्राथमिक तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना जीडीपी में नहीं किया जाता है। कब किया जाता है, जब अंतिम रूप से बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होता है। सपोज कीजिए कि
उदाहरण भी किताब में बनाए हैं कि अगर कोई किसान गेहूं का उत्पादन करता है और 8 रुपये किलो बेचता है तो इसको जीडीपी में गणना नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उससे आटा बनाया जाता है और उससे 10 रुपये किलो के हिसाब से बिस्किट कंपनियों को बेच दिया जाता है। तो बिस्किट कंपनियां क्या करती हैं, बिस्किट कंपनियां उससे बिस्किट बनाएंगी, लेकिन यह 10 रुपये की गणना क्या किया जाएगा, जीडीपी में नहीं किया जाएगा, इसकी भी गणना नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बिस्किट बना करके उसे बाजार में उपलब्ध किया जाएगा, सपोज कीजिए कि 4 बिस्किट के किताब में यही उदाहरण बनाया है कि बिस्किट कंपनी आटे से 4 बिस्किट का पैकेट बनाती है और उसे 15 रुपये पर बिस्किट के हिसाब पैकेट के हिसाब से बेचती है, 60 रुपये में बेचती है। और यही 60 रुपया यानी अंतिम मौद्रिक मूल्य किसमें गणना होगा, उसे ही जीडीपी में गणना किया जाएगा। यानी कि ये 8 रुपया 10 रुपया की गणना नहीं किया जाएगा, अंतिम जो मौद्रिक मूल्य है 60 रुपया, उसी की गणना जीडीपी के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है उसमें आटे का मूल्य तथा गेहूं का मूल्य दोनों ही जुड़ा हुआ है। अगर हम आटे का मूल्य भी जोड़ते हैं, गेहूं का मूल्य भी जोड़ देते हैं तो यहां पर जीडीपी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी शामिल हैं। और जब हम अंतिम मौद्रिक मूल्य की गणना कर रहे हैं तो अंतिम मौद्रिक मूल्य के अंतर्गत गेहूं तथा आटे की कीमत शामिल है और इसीलिए यही क्या होगा, यही जीडीपी होगा। तो जीडीपी की गणना इसी तरह से किया जाता है, इसको देख लीजिएगा। इस पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनाता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़े से उदाहरण के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया। और यहाँ से जो बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी की गणना में कैसे शामिल किया जाता है, वस्तुओं के मूल्य को कैसे शामिल किया जाता है, क्या अंतिम मौद्रिक मूल्य शामिल होता है या मध्यवर्ती मूल्य शामिल होता है या फिर प्राथमिक मूल्य शामिल होता है, तो अंतिम मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्रक का दायरा बढ़ रहा है। अभी हमने कहा कि सेवा क्षेत्रक का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्रक का क्या हो रहा है, दायरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, यानी जो यह ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, प्राचीन काल में कृषि एवं सहायक क्षेत्र पर निर्भरता ज़्यादा था, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता था और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग कहाँ लगे हुए हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन उसका जीडीपी में योगदान सर्वाधिक नहीं रह गया है। उसी तरह से विनिर्माण क्षेत्र की बात किया जाए तो जब कृषि क्षेत्र का विकास हुआ तो कृषि क्षेत्र के विकास के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन औद्योगिकरण के कारण विनिर्माण क्षेत्र का विकास काफ़ी तेजी से हुआ और काफ़ी तेजी से होने के कारण विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए तथा जीडीपी में उसका सर्वाधिक योगदान भी हो गया। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें तो दोनों ही क्षेत्र यानी कृषि एवं सहायक क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, सेवा की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो रही है और यही कारण है कि सेवा क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन इसके पीछे अन्य भी कारण हैं। अन्य अगर कारणों की बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो कोई भी राष्ट्र विकास करने के लिए या आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। चाहे डाक व्यवस्था की बात की जाए, संचार व्यवस्था की बात की जाए, परिवहन व्यवस्था की बात की जाए, अस्पताल की बात किया जाए, चाहे शिक्षा संस्थानों की बात की जाए, चाहे सुरक्षा एजेंसियों की बात किया जाए, चाहे कचहरी की बात की जाए, चाहे पुलिस थाने की बात की जाए, यानी कोई भी देश जो अपने यहाँ राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराता है और यह राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए ये बुनियादी जरूरत होती है, बुनियादी आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि क्या हो रहा है कि राष्ट्र अपने विकास के साथ ही विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और जिसके चलते सेवा क्षेत्र का दायरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण यह है कि जब प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विकास तेजी से होगा तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होगी। अगर इसके अंतर्गत कहें तो परिवहन की आवश्यकता बढ़ जाएगा, व्यापार की आवश्यकता होगा, तभी तो बाजार में वस्तुएं लाई जाएंगी, भंडारण की आवश्यकता होगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियों में
अत्यधिक विकास होने के कारण विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होता है और उन सेवाओं की पूर्ति के लिए सेवा क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाता है। आज अगर बात करें तो परिवहन की आवश्यकता है, व्यापार की आवश्यकता है, भंडारण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र का अत्यधिक तेजी से विकास हुआ है। हम तृतीय रीजन की बात करें, तृतीय कारण की बात करें कि सेवा क्षेत्र का दायरा क्यों बढ़ रहा है, उसका तीसरा यदि कारण हम देखें तो देखिए, जब लोगों का आय बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। आय आय कैसे निर्धारित होता है? तो जीडीपी जितना बढ़ेगा उतना ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या होता है? जीडीपी बटे में कुल जनसंख्या। तो जब जीडीपी का दायरा बढ़ रहा है, हर देश आर्थिक विकास कर रहा है और आर्थिक विकास के साथ ही हम जीडीपी का ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। तो जब लोगों की आय बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें, होटल की बात करें, पर्यटन की बात करें, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे होटल की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे पर्यटन उद्योग की बात करें, पर्यटन उद्योग की बात करें। अब आय बढ़ने के साथ ही लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग करते हैं और यही कारण है कि सेवा क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है। अगर हम चौथे 1 2 3 4 अगर हम पांचवें रीजन की बात करें, पांचवा अंतिम रीजन है कि पांचवा रीजन क्या है कि तकनीकी विकास के साथ ही जब तकनीक का विकास होता है तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। अगर आज हम वर्तमान समय में कहें तो वर्तमान समय में तकनीकी विकास होने के कारण, प्रौद्योगिकी विकास होने के कारण तमाम तरह की सेवाएं बाजार में उपलब्ध होती है। जैसे एटीएम बूथ की बात करें, कॉल सेंटर की बात करें, चाहे उसी प्रकार से ये साइबर कैफे की बात करें, तमाम तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं और ये सेवाएं किस आधार पर उपलब्ध हैं? तकनीक के आधार पर उपलब्ध हैं। और इस प्रकार से बढ़ती हुई तकनीक क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार की सेवाओं को लॉन्च करती है, जिसके कारण सेवा का क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस तरह से इस पर प्रश्न यदि पूछता है तो ये पूछता है कि भारत में सेवा क्षेत्र का दायरा क्यों बढ़ रहा है या सेवा क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो यही 5 रीजन है, इसको देख लीजिएगा। वैसे हम नोट्स बनाया कर देंगे तो उसमें भी इसको शामिल कर लेंगे। इसके अतिरिक्त ये भाग एक है, हम भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों को अब देखना है कि बेरोजगारी क्या है तथा भारत में कितनी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तथा एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा क्या है और मनरेगा पर एक विशेष या संक्षिप्त निबंध लिखिए, टिप्पणी लिखिए। हम अगले क्लास के अंतर्गत आते हैं तो इसी 2 टॉपिक पर, यानी बेरोजगारी क्या है और तथा बेरोजगारी के प्रकार तथा मनरेगा